अगर एक दिन आपको पता चले कि आपके डैड अब इंसान नहीं रहे बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे या फिर उन पर भरोसा करेंगे? क्योंकि आज की कहानी में एक बेटी का भरोसा और एक पिता का प्यार पूरी ज़ॉम्बी वर्ल्ड के खिलाफ खड़ा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का 7वां दिन। कल तक जो शहर जिंदा दिली से शोर मचाता था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और खौफ है। रात का समय, सियोल का मापोगु इलाका। आसमान में चमकता चांद शहर की तबाही को साफ दिखा रहा है। सियोल का मापोगु। यहां की गलियां अब सुरक्षित नहीं रहीं। हर कोने में मौत घात लगाए बैठी है। एक बड़ी बिल्डिंग ए मार्ट दिखाई जाती है। बाहर बैरिकेड्स लगे हैं और कुछ मिलिट्री के जवान मुस्तैद खड़े हैं। बचने की आखिरी उम्मीद, ए मार्ट। इसे एक अस्थायी फोर्ट्रेस में बदल दिया गया है, जहां सेना के जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं। एक सार्जेंट ली सेंग मिन का गुस्सा भरा चेहरा। वो सामने खड़े एक अनजान शख्स को देख रहा है। सार्जेंट गुस्से और हैरानी में बोलते हैं, डैम इट, आखिर ये क्या है? हम एक शख्स को देखते हैं जिसके पीछे एक लड़की छिपी हुई है। वे अकेले बिना किसी हथियार के सेना के सामने खड़ा है। सार्जेंट बोलते हैं, तुम क्या चीज हो? चारों तरफ ज़ॉम्बी रेंग रहे हैं, मौत का तांडव मच रहा है। ऐसे में तुम यहां तक जिंदा कैसे पहुंचे? हवा में तनाव इतना गहरा है कि उसे महसूस किया जा सकता है। सार्जेंट की बंदूक तनी हुई है, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति टस से मस नहीं होता। उस अनजान शख्स के चेहरे पर शिकन तक नहीं। वो अपनी आंखों को काले चश्मे के पीछे छिपाए खड़ा है, जैसे दुनिया की तबाही उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। वो शांति से सेना के घेरे को देख रहा है। सार्जेंट चिढ़ते हुए बोलते हैं, बहरा है क्या? मैंने पूछा यहां तक कैसे पहुंचे? पीछे क्या छिपा रहे हो? प्रोटैगनिस्ट के पीछे उसकी बेटी दामी है, जो धीरे से झांकती है। उसकी आंखों में सेना को देखकर और भी ज्यादा डर है। तभी हमें उनके कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन चाहेरी अपनी बंदूक टांगे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखें प्रोटैगनिस्ट के पीछे छिपे रहस्य को देखने की कोशिश कर रही हैं। कैप्टन कड़क आवाज में बोलती है, अपना हाथ ऊपर करो और उस लड़की को सामने लाओ। अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। हीरो के पीछे से दामी अपना सिर बाहर निकालती है। कैप्टन प्रोटैगनिस्ट की आंखों में देखती है। उसके चेहरे पर गहरा साया है। कैप्टन हैरानी और झिझक में बोलती है, ये क्या है? तुमने अपने आंखों को चश्मे से क्यों ढका है? क्या तुम भी उन संक्रमितों में से एक हो? पर जब प्रोटैगनिस्ट उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, तब वो कुछ सेकंड तक उसे घूरती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर ये शख्स है कौन। अब देखो हमारे हीरो को, ये अपनी बेटी के साथ मिलकर यहां पर फुल ड्रामा करता है। अरे साहब, मेरी बेटी बीमार है, इसे बचा लो। बेटी भी पीछे से नकली खांसी खांस रही है कि वो सचमुच बीमार है। प्रोटैगनिस्ट हाथ जोड़ रहा है और दामी रोने का नाटक कर रही है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, भले ही मुझे बाहर छोड़ दो, पर मेरी मासूम बच्ची को अंदर ले लो। प्रोटैगनिस्ट की एक्टिंग देखकर उसकी बेटी भी शॉक होती है। अंधेरा है, नीली रोशनी और तनाव का माहौल। कैप्टन सामने खड़ी है और उनकी बातें सुन रही है। सार्जेंट उनकी ओर देखकर बोलता है, क्या इस पागल का दिमाग खराब हो गया है? इसे सच में लगता है कि इसकी ये झूठी कहानी कैप्टन पर असर करेगी? प्रोटैगनिस्ट शांत खड़ा है। सार्जेंट अपनी बंदूक ताने हुए आगे बढ़ता है और उनसे बोलना है, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं गोली चला दूं। हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे कि उसकी कहानी का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वो दबी आवाज में बोलती है, आने दो इन्हें अंदर। सार्जेंट चौंक जाता है। कैप्टन तेजी से मुड़ती है और अपनी नाक पोंछते हुए आगे बढ़ती है और प्रोटैगनिस्ट की तरफ बिना देखे कहती है, गलतफहमी मत पालना कि हमने तुम्हारी मदद की है। हमें बस मार्ट की रखवाली के लिए और हाथों की जरूरत है। अपनी नाक पोंछो और काम पर लगो। कैप्टन और सार्जेंट अंदर चले जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। प्रोटैगनिस्ट मन में बोलता है, वो आज भी नहीं बदली। वही गुस्सा, वही पुरानी आदतें। लोग उसे सांप की तरह ठंडी और कोल्ड ब्लडेड मानते हैं, लेकिन वो वैसी नहीं है। कैप्टन का ये कोल्ड हार्टेड बिहेवियर सिर्फ एक नकाब है। वो जानबूझकर खुद को इतना सख्त दिखाती है ताकि उसकी टीम उसे कमजोर ना समझे। इस अपोकलिप्स की दुनिया में अगर वो नरम पड़ी तो उसकी टीम का मनोबल टूट जाएगा। वो सख्त बनती है ताकि उसके सिपाही उसे अपना आदर्श माने और खुद को कभी कमजोर न पड़ने दें। तभी डामी अपने डैड पर चिल्ला रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि जो उसने देखा वो उसकी उम्मीदों से परे था। डामी ने बोला, ये सब क्या था डैड? जो कुछ अभी हुआ वो हमारे प्लान का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं था। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, नहीं डामी, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, सार्जेंट वहां आ धमकता है और उन्हें बोलता है, तुम दोनों बहस बंद करो और मेरे पीछे आओ। सार्जेंट को देखकर डामी जोर जोर से खांसने का नाटक करने लगती है। सार्जेंट चिढ़ते हुए बोलते हैं, ओह वाकई, अब बस भी करो,
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये सब नाटक कर रही हो। तो डामी ने अपने खेल को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई। उसने ऐसे अभिनय किया जैसे उसे सच में चक्कर आ रहे हों और उसका सिर फटा जा रहा हो। इसी बीच उसके डैड आकर उसे संभालते हैं ताकि सार्जेंट पर यकीन हो जाए कि उसकी हालत वाकई खराब है। इस ड्रामे के बीच डामी के जहन में 1 हफ्ता पुराना वो मंजर याद आता है, वो हादसा जिसने सब बदल दिया था। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो अपनी बेटी को सुरक्षित कमरे में छोड़कर खुद उन भूखे ज़ॉम्बीज़ के बीच बाहर चले गए थे। दूसरी तरफ प्रेजेंट में उसके डैड गहरी सोच में डूबा था। वो अपनी इस नई ताकत और पहचान से खुद हैरान है। वो मन में सोच रहा था, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूं। ज़ॉम्बी ने मुझे काटा, मेरा मांस तक अलग कर दिया, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं बच गया। और अब मेरी ताकत उन ज़ॉम्बीज़ से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मेरा शरीर इतना बदल चुका है, मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था। तो क्या मैं अब सचमुच एक ज़ॉम्बी बन चुका हूं? सामने एक विशाल मॉल खड़ा है जिस पर ए मार्ट का बोर्ड लगा है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर अपने मन में बोलता है, ए मार्ट हबजोंग ब्रांच। शुरुआती सर्वाइवल के लिए इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं हो सकता। यहां खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान मौजूद है। प्रोटैगनिस्ट दामी की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर हम एक बार इसके अंदर पहुंच गए तो दामी सुरक्षित रहेगी। यही वो इकलौती जगह है जहां अभी डिफेंस फोर्सेस तैनात है। जैसे ही वे ए मार्ट के पास पहुंचते हैं, प्रोटैगनिस्ट रुक जाता है। मॉल के ठीक बगल वाली ऊंची इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी थी। वो हैरानी से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? बगल वाली बिल्डिंग गिर कैसे गई? मेरे हिसाब से तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सार्जेंट उसी मलबे के बीच खड़ा होता है और उन्हें बताता है, अपोकलिप्स आने से पहले हम सब उसी बगल वाली इमारत में तैनात थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर फिर अचानक वो प्रलय शुरू हो गई। 3 दिन पहले जैसे ही सूरज ढला, मौत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ ने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी भूखे सैलाब की तरह हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमें लगा हम मरने वाले हैं। तब हमारी कैप्टन अकेले उनके सामने खड़ी हो गई। उनके सामने अनगिनत ज़ॉम्बीज़ थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया। मजबूरन हमें वो इमारत छोड़नी पड़ी। कैप्टन ने उन सबको अपने पीछे उलझाए रखा और हमें इस मॉल की तरफ भेज दिया। हम जानते थे उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी को वहां पर रुककर उनका ध्यान भटकाना होगा। पर हमारे कैप्टन के कुछ अलग से प्लान्स थे। उन्होंने पहले से ही वहां पर एक्सप्लोजिव लगाए हुए थे। जैसे ही वो एक्सप्लोजिव रेंज से बाहर निकले, हमने इमारत उड़ा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। उस बिल्डिंग के साथ साथ वो अनगिनत ज़ॉम्बीज़ भी मलबे के नीचे दफन हो गए। अब तक तो सबके सब चिथड़ों में उड़ गए होंगे, कमबख्त कमीने। और अगर किस्मत से उनमें से कुछ बच भी गए होंगे तो वो वहीं मलबे के नीचे दबे दबे सड़ते रहेंगे। सार्जेंट मलबे को देखकर मुस्कुरा रहा है और उन ज़ॉम्बीज़ की मौत का मजाक उड़ा रहा है। तभी पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज आती है, अगर गलती से कुछ बच गए हैं तो हमें उन्हें ढूंढकर वहीं खत्म करना होगा। हम जोखिम नहीं ले सकते। सार्जेंट पीछे मुड़ता है और प्रोटैगनिस्ट की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगता है। उसे लगता है नायक जरूरत से ज्यादा डर रहा है। सार्जेंट हंसते हुए कहता है, अरे लड़के, क्या खाक बचेंगे वो? उस बिल्डिंग का मलबा टनों भारी है। वो सब अब तक चटनी बन चुके होंगे। तुम बेकार में ही डर रहे हो। अचानक सार्जेंट के ठीक पीछे मलबे में एक हलचल होती है और धुएं और मलबे के बीच से एक बहुत ही बड़ा, घिनौना और खौफनाक ज़ॉम्बी बाहर आता है। उसकी आंखों में लाल चमक है और उसका शरीर कई अंगों से मिलकर बना हुआ लगता है। नींद खुली तो कमरा खाली, बस सन्नाटे का शोर है। सिरहाने वो यादें अब भी जैसे कोई और है। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो हाथों की गर्माहट अब धुंधली हो चली, पर दिल में है ये आहट। क्या ये हकीकत है या कोई पुराना जा